नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। न्यूज ब्लास्ट का वक्त है। न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। आसाम दौरे पर है। आसाम में अमित शाह की आज 2 रैलियां हैं। तो नगांव में अमित शाह की रैली और क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो भाजपा का मिशन आसाम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुझे विश्वास है कि ईसाई परंपरा का और वैष्णव परंपरा का दोनों का आसाम बहुत बड़ा निर्वहन करता रहा है। आज यहाँ पर इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होने से निश्चित ही प्रभु शिव का हम सब पर, पूरे आसाम पर, पूरे देश पर आशीर्वाद रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार पूर्वोत्तर असम ये देश के सबसे बड़े जीडीपी कंट्रीब्यूटर बनेंगे, इसका विश्वास मुझे है। मैं फिर से एक बार समग्र असम की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे दोनों नेता जो मेरे साथ खड़े हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ खड़े हैं, इस सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके एक सामूहिक प्रयास से, संतों के सामूहिक प्रयास से आज ये संकल्प पूरा होने जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित शाह की रैली है, महत्वपूर्ण है ये दिन और आसाम, मिशन आसाम पर भाजपा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं। पीएम मोदी का आज तमिलनाडु पुडुचेरी दौरा। पुडुचेरी में पीएम नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पुडुचेरी में मौजूद है पीएम नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। மற்றதெல்லாம் நிலையற்றது. ஆரோக்கியத்தின் தரத்தை மேம்படுத்த நமக்கு தரமான மருத்துவ பணியாளர்கள் தேவை. அதை நோக்கிய பயணத்தின் ஒரு அடிதான் காரைக்கால் மருத்துவக் கல்லூரி புதிய வளாக கட்டடத்துக்கான முதல் திட்டம். சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக அமையவுள்ள இந்த வளாகம் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வி பயிற்றுவிக்க நவீன வசதிகளை கொண்டதாகவும் இருக்கும். நண்பர்களே, கடற்கரை தான் புதுவையின் உயிர் நாடி. மீன்பிடி தொழில், துறைமுகம் மற்றும் கடல் போக்குவரத்தை உள்ளடக்கிய நீல பொருளாதாரத்தில் ஏராளமான வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்கின்றன. அப்படி கொட்டி கிடக்கும் முத்துக்களை அள்ளிச் செல்லும் அருமை வாய்ப்பாக சாகர்மாலா திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரி துறைமுக மேம்பாட்டு திட்டத்துக்கு அடித்தளம் அமைத்ததில் பெருமை கொள்கிறேன். கரைமேல் பிறந்து மீன்பிடி தொழிலுக்காக கடலுக்குள் செல்லும் நமது மீனவ நண்பர்களுக்கு இந்த துறைமுக திட்டம் பேருதவியாக இருக்கும். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த திட்டம் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் சென்னையுடனான கடல்வழி தொடர்பையும் ஏற்படுத்தும். இதன் மூலம் சென்னை துறைமுகத்தின் சுமையை குறைத்து புதுச்சேரி தொழிற்சாலைகளின் சரக்கு போக்குவரத்தை சுலபமாக்க முடியும். கடற்கரை நகரங்களுக்கு இடையே பயணிகள் போக்குவரத்துக்கான சாத்தியக்கூறுகளையும் திறந்து வைக்கும். Friends, the direct benefit transfer has helped many beneficiaries under various welfare schemes. This makes people empowered in making their choices. Puducherry has got rich human resources because of various educational institutions present both in government and private sector. It has potential for a lot of industrial and tourism development that will provide a lot of employment of opportunities. நண்பர்களே, டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் எனப்படும் நலத்திட்ட பயனாளிகளுக்கு चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ममता बनर्जी की। दीदी का अनूठा विरोध। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम, ममता बनर्जी ने अनूठे तरीके से जताया विरोध। स्कूटी की सवारी कर जताया विरोध। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। जी हां, लगातार राजनीति में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जब विरोध करने के अपने अपने तरीके जो जनप्रतिनिधि हैं वो लेकर आते हैं। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ऐसे में कोई भी मौका, कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते दाम के बाद जो अनूठे तरीके से विरोध है वो ममता बनर्जी ने जताया है। स्कूटी की सवारी की है और अपना विरोध जताया है और ये तस्वीरें अब और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, अनूठे तरीके से विरोध करती हुई नजर आई हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव और ऐसे में हर एक जो कदम है उसके अपने मायने, सियासी मायने और कहीं ना कहीं ये जो वीडियो वायरल हो रहा है अब इसके पीछे की भी आप रणनीति समझिए। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये विरोध जताने का एक तरीका है।
तो बात पेट्रोल डीजल की हम कर रहे हैं। जी हां, पेट्रोल की कीमतों पर सरकार का नया दांव। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। पेट्रोलियम कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई का दुष्चक्र हुआ है चालू। पेट्रोलियम और शराब को जीएसटी में नहीं किया गया शामिल, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों से केंद्र को और शराब से राज्यों को होती खूब आय। अब पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाने का जीएसटी काउंसिल से अनुरोध कर रही है सरकार। तो आप देखिए, ये पूरा मामला समझिए। लगातार ये सवाल हर पार्टी से उठाए जाते हैं कि आखिरकार जब सरकार जीएसटी लेकर आई तो उसमें पेट्रोलियम पदार्थों को क्यों नहीं शामिल किया गया। लेकिन अब पेट्रोल कीमतों पर क्योंकि लगातार घिर रही है सरकार, आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव हैं और अब नए नए दांव पेच भी खेले जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों पर सरकार का ये नया दांव सामने आ रहा है, जहां पर पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। पेट्रोलियम कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई का दुष्चक्र जो है वो चालू हो चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं। जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगती है, आम जनता त्रस्त होती है। ऐसे में पेट्रोलियम और शराब को जीएसटी में नहीं किया गया शामिल, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों से केंद्र को और शराब से राज्यों को खूब आय होती है। अब पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाने का जीएसटी काउंसिल से अनुरोध कर रही है सरकार। बहरहाल देखना यह होगा कि क्या कुछ हो पाता है इस पूरे मामले में। सीधे लिए चलते हैं, आपको विधानसभा क्या कुछ कह रहे हैं सीएम सुनाते हैं आपको। कोटा में 150 बेड क्षमता के नवीन जिला चिकित्सालय की स्थापना जोधपुर मंडोर अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमबद्ध किया जाएगा। राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 1000 बेड्स की वृद्धि की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 11,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित कर 12 प्रकार की विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 11,000 से अधिक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती की जा रही है। धन्यवाद। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री खुशवीर सिंह सदस्य विधानसभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 24 फरवरी 2021 से 17 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 25 फरवरी 2021 को अनुमति प्रदान की गई। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री जक्सीराम 57 सदस्य की ओर से आबू रोड की आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय रेवदर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पेट्रोल जीएसटी में आया तो क्या होगा, ये लगातार बड़े सवाल उठाए जाते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जीएसटी काउंसिल से अनुरोध किया, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का अनुरोध किया है। ये पहला मौका है जब सत्ता पक्ष की ओर से ये बात कही गई है। अगर जीएसटी का मौजूदा स्लैब ही रहा तो पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत हो सकती है आधी। इस समय 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य दोनों करीब 200% टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि ये एक आय का बहुत बड़ा जरिया है। आप समझिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, एक तरफ एक्साइज ड्यूटी लगती है, दूसरी तरफ वैट, आम जनता पिसती है। लेकिन अब पहली बार केंद्र सरकार की तरफ से यह अनुरोध किया गया है कि जीएसटी में इसको शामिल किया जाए। पेट्रोल जीएसटी में आया तो होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जीएसटी काउंसिल से अनुरोध किया है, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का अनुरोध किया गया है। ये पहला मौका है जब सत्ता पक्ष की ओर से ये बात कही गई है। अगर जीएसटी का मौजूदा स्लैब ही रहा तो पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत लगभग आधी हो सकती है और कहीं ना कहीं बड़ी राहत आम जनता को मिल सकती है। इस समय 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य दोनों करीब 200% टैक्स ले रहे हैं और यही वजह है कि जो जनता है वो पेट्रोल डीजल के इतने दाम देने के लिए परेशान है और कहीं ना कहीं दाम देने के बाद जो महंगाई है वो बढ़ रही है और आम जनता की जेब ढीली हो रही है। हालांकि ऐसे में केंद्र सरकार का ये कदम काफी बड़ा कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। गुलाब चंद कटारिया के समर्थन में खड़े हुए संयम लोढ़ा। भाजपा विधायकों में आपसी खींचतान का मामला। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा, कटारिया की योग्यता पर सवाल उठाना शर्मनाक। विधानसभा की जल लेखा समिति के अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया। तो एक बार फिर से आप समझिए, ये जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं राजनीति में इस तरह की तस्वीरें भी अक्सर सामने आती हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष और निर्दलीय एक सब कुछ भूलकर जो एक ढर्रे पर वो खड़े होते हैं। ऐसा ही हुआ है। गुलाब चंद कटारिया के समर्थन में खड़े हुए हैं संयम लोढ़ा। भाजपा विधायकों में आपसी खींचतान का ये पूरा मामला है, जहां निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा, कटारिया की योग्यता पर सवाल उठाना शर्मनाक। विधानसभा की जल लेखा समिति के अध्यक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया। समिति सबसे अच्छा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आए संयम लोढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आबकारी विभाग से बड़ी खबर है। बहाल होंगे भीलवाड़ा में निलंबित हुए विभाग के अधिकारी कर्मचारी।
बहाल होंगे भीलवाड़ा में निलंबित हुए विभाग के अधिकारी कर्मचारी। जहरीली शराब से मौत की आशंका के बाद सरकार ने की थी कार्रवाई। जिला आबकारी अधिकारी समेत 8 लोगों को किया गया था निलंबित। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भीलवाड़ा पुलिस ने किया था बड़ा खुलासा। जहरीली शराब से नहीं बल्कि शराब में जहर मिलाने से हुई थी मौतें। जहर मिलाने वाले आरोपी को भी पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। अब आबकारी विभाग ने शुरू की निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों को बहाल करने की प्रक्रिया। आबकारी विभाग ने भीलवाड़ा कलेक्टर से मांगी पूरी रिपोर्ट आने के बाद सरकार को भेजा जाएगा निलंबित हुए कार्मिकों को बहाल करने का ये पूरा प्रस्ताव। तो ये पूरा मामला समझिए, जहां पर जो ये पूरा मामला है, ऐसा लगा कि जो जहरीली शराब है उससे मौत हुई। आबकारी विभाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहाल होंगे भीलवाड़ा में निलंबित हुए विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। जहरीली शराब से मौत की आशंका के बाद सरकार ने कार्रवाई की थी। जिला आबकारी अधिकारी समेत 8 लोगों को किया गया था निलंबित। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। जहरीली शराब से नहीं बल्कि शराब में जहर मिलाने से मौतें हुई थी। जहर मिलाने वाले आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब आबकारी विभाग ने शुरू की निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों को बहाल करने की प्रक्रिया। आबकारी विभाग ने भीलवाड़ा कलेक्टर से मांगी थी पूरी रिपोर्ट आने के बाद सरकार को भेजा जाएगा निलंबित हुए कर्मचारियों को बहाल करने का प्रस्ताव। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के लिए पूर्वोत्तर भी सत्ता का रेगिस्तान। दक्षिण भारत के साथ पूर्वोत्तर भी कांग्रेस के लिए सूखा। पहले तमिलनाडु छोड़ दक्षिण भारत के सभी राज्यों में मजबूत थी कांग्रेस, लेकिन 7 साल के भीतर पुडुचेरी को भी बचाने में नाकाम रही। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना राज्य का किया था गठन। यहां से दक्षिण में सिमटती गई कांग्रेस। हैदराबाद निगम चुनाव में भी महज 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। अब 5 राज्यों में से 3 दक्षिण राज्यों में परचम फहराने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत। आने वाले समय में केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन तीनों ही जगहों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि कांग्रेस कितनी स्ट्रांगली अपने आप को लेकर आती है, क्योंकि जो पूर्वोत्तर भी सत्ता का रेगिस्तान साबित हो रहा है कांग्रेस के लिए। दक्षिण भारत के साथ पूर्वोत्तर भी कांग्रेस के लिए सूखा है। पहले तमिलनाडु छोड़कर दक्षिण भारत के सभी राज्यों में कांग्रेस काफी मजबूत थी, लेकिन 7 साल के भीतर पुडुचेरी भी अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा सरकार वहां बचाने में नाकाम हो गई और इस्तीफा देना पड़ा वहां पे एक मुख्यमंत्री को। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। यहीं से दक्षिण में सिमटती गई कांग्रेस। हैदराबाद निगम चुनाव में भी आपको याद होगा महज 2 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट गई थी। अब 5 राज्यों में से 3 दक्षिण राज्यों में परचम फहराने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात भाजपा की करते हैं। भाजपा का मिशन तमिलनाडु। भाजपा ने बंगाल जितनी ताकत लगा रखी है तमिलनाडु में भी। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, सीतारमण भी जुटे प्रचार में। कई स्टार प्रचारक कर चुके हैं दर्जनों सभाएं। हालांकि भाजपा के लिए उत्तर भारतीय पार्टी की छवि तोड़ने की चुनौती है। तमिलनाडु की आबादी में 30% एससी वर्ग से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे निचले वोटरों को लुभाने का काम। तो आप समझिए पिछले कुछ दिनों में ही जो प्रधानमंत्री उनका भी दौरा यहां पर हो रहा है, और जब खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसली इस चुनाव को भी बीजेपी ले रही है। और तमिलनाडु में भी कोशिश और कवायद यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां पर लाई जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएम को झटका। 98 कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। केरल विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएम को झटका। 98 कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की सदस्यता की ग्रहण। केरल बीजेपी नेता वीवी राजेश का दावा। अभी और सीपीएम और कांग्रेस नेता बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। कोवलम के पास मुल्लूर सीपीएम शाखा कार्यालय को भाजपा कार्यालय में बदला जाएगा। तो आप ये समझिए, लगातार चुनाव से पहले इस तरह की खबरें सामने आती हैं, जब बड़े नेता, बड़े जनप्रतिनिधि और जो कार्यकर्ता हैं वो भी पार्टी बदलते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन अब केरल विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएम को झटका लगा है। यहाँ 98 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। केरल बीजेपी नेता वीवी राजेश का दावा है कि अभी और सीपीएम और कांग्रेस नेता बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। कोवलम के पास मुल्लूर सीपीएम शाखा कार्यालय को भाजपा कार्यालय में तब्दील किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब की हार का गुजरात से भरपाई। पंजाब में 7 नगर निगमों में कांग्रेस को मिली थी भारी जीत। भाजपा और आप के साथ अकाली दल का भी हुआ था सुपड़ा साफ, लेकिन गुजरात में पंजाब की हार का बदला लिया भाजपा ने। गुजरात की 6 महानगर पालिका में भाजपा ने हासिल की है शानदार जीत। 6 नगर पालिका में 485 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों लगातार ये खबर सामने आ रही थी, जिस तरह से पंजाब में निकाय चुनावों में हार मिली थी बीजेपी को, ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब पंजाब की हार का गुजरात से भरपाई किया गया है। पंजाब में 7 नगर निगमों में कांग्रेस को भारी जीत मिली। भाजपा आपके साथ अकाली दल का भी हुआ था सुपड़ा साफ, लेकिन गुजरात में पंजाब की हार का बदला लिया भाजपा ने। गुजरात की 6 महानगर पालिका में भाजपा ने हासिल की शानदार जीत। 6 नगर पालिका में 485 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की।
चलिए आगे बढ़ते हैं, पुडुचेरी की बात करते हैं। पुडुचेरी में रिस्क लेने के मूड में नहीं भाजपा। भाजपा के सहयोगी रंगास्वामी चाहते थे नई सरकार बनाना, लेकिन नई सरकार बनाने के पक्ष में नहीं भाजपा, क्योंकि अप्रैल मई में पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। सरकार बनाने पर भाजपा पर हावी होती कांग्रेस आरोप लगाती कि भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए चुनी सरकार को गिराया। अब चुनावी मौसम में भाजपा नहीं चाहती है कोई भी नेगेटिव प्रचार। तो आप समझिए, पिछले कुछ दिनों पहले ही जो सरकार है वो गिर गई थी, और उसके बाद हालांकि ज्यादा चांसेस इसी बात के थे कि यहाँ पर सरकार जो है दोबारा कोई बनाने का दावा पेश नहीं करेगा, क्योंकि बस 1 से 2 महीने के बाद ही यहाँ पर चुनाव होंगे। ऐसे में किसी भी तरह के रिस्क के मूड में भाजपा भी नहीं है। भाजपा के सहयोगी रंगास्वामी चाहते थे नई सरकार बनाना, लेकिन नई सरकार बनाने के पक्ष में भाजपा नहीं है, क्योंकि अप्रैल मई में पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। सरकार बनाने पर भाजपा पर कांग्रेस हावी होती, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता। कांग्रेस आरोप लगाती कि भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए चुनी हुई सरकार को गिराया। अब चुनावी मौसम में भाजपा नहीं चाहती है कोई भी नेगेटिव प्रचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं, बात राज्यसभा की करते हैं। राज्यसभा में बड़ी भाजपा की ताकत, गत 3 महीने में उसे 2 सीटों का हुआ है फायदा। राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई है 94। हालांकि अभी भी भाजपा बहुमत से बहुत दूर है, लेकिन अपने सांसदों की संख्या 100 के करीब पहुंचने वाली है। सदन में किसी पार्टी के पास उच्च सदन में नहीं रहे हैं 100 सांसद। तो आप समझिए, एक तरफ तो लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है ही, ऐसे में राज्यसभा में लगातार कोशिश और कवायद यही थी कि भाजपा अपनी ताकत बढ़ाए। गत 3 महीने में उसे 2 सीटों का फायदा हुआ है। राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। हालांकि अभी भी भाजपा बहुमत से बहुत दूर है, लेकिन अपने सांसदों की संख्या 100 के करीब पहुंचने वाली है। सदन में किसी पार्टी के पास उच्च सदन में नहीं रहे हैं 100 सांसद, ये भी आपको जानना चाहिए। मोहन डेलकर के सुसाइड नोट में प्रफुल्ल पटेल का नाम। दादरा नगर हवेली सांसद मोहन डेलकर की संदिग्ध मौत, 15 पेज के सुसाइड नोट में कई नाम, आत्महत्या का संदेह। केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली, दमन द्वीप दादर नगर हवेली के प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। भाजपा विधायक गुजरात के पूर्व राज्य मंत्री प्रफुल्ल पटेल के अलावा एसपी, कलेक्टर, अन्य अफसरों के नाम। महाराष्ट्र पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये पूरा मामला, जहां पर लगातार कई सारे सवाल उठे थे, मोहन डेलकर के सुसाइड नोट में प्रफुल्ल पटेल का नाम, ये बड़ा सवाल। दादर नगर हवेली सांसद मोहन डेलकर की संदिग्ध मौत हुई, 15 पेज की सुसाइड नोट में कई नाम, आत्महत्या का भी संदेह। केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली, दमन द्वीप दादर नगर हवेली के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। भाजपा विधायक गुजरात के पूर्व राज्य मंत्री प्रफुल्ल पटेल के अलावा एसपी, कलेक्टर, अन्य अफसरों के नाम। महाराष्ट्र पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पंजाब सरकार पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आरोप। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की हिरासत मांग रही है उत्तर प्रदेश सरकार। फिलहाल पंजाब की रूपनगर जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। मुख्तार अंसारी की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं मुकुल रोहतगी। मेहता ने कहा, गैंगस्टर को बेशर्मी से बचा रही है पंजाब सरकार। ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले कुछ राज्यों के अंदर अक्सर होते हैं। अब पंजाब सरकार पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आरोप है, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की हिरासत मांग रही उत्तर प्रदेश सरकार। फिलहाल पंजाब की रूपनगर जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। मुख्तार अंसारी की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं मुकुल रोहतगी। मेहता ने आरोप लगाया है कि गैंगस्टर को बेशर्मी से बचा रही है पंजाब सरकार। सोशल मीडिया पर काबू करने की तैयारी, 3 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगी केंद्र सरकार। कंटेंट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति जरूरी। व्यस्क गैर व्यस्क कंटेंट में अंतर करना जरूरी। फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म होंगे पाबंद। डिजिटल न्यूज मीडिया भी होगा नियमों के दायरे में। नए नियमों को अंतिम रूप दे रही केंद्र सरकार। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस पर सवाल जवाब उठ रहे थे कि क्या जो कोई भी प्लेटफॉर्म है वो किसी दायरे से बाहर हो सकता है, क्या उसको जो मर्जी वो दिखा सकता है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर काबू करने की तैयारी है। 3 टायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगी केंद्र सरकार। कंटेंट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति जरूरी है। व्यस्क गैर व्यस्क कंटेंट में अंतर करना जरूरी है। फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पाबंद होंगे। डिजिटल न्यूज मीडिया भी होगा नियमों के दायरे में। नए नियमों को अंतिम रूप दे रही है केंद्र सरकार और उसके बाद कुछ नए नियमों के साथ तमाम चीजें होंगी, जहां पर कुछ दायरे जरूर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल में भाजपा भी सजने लगी फिल्मी सितारों से। अभिनेत्री पायल सरकार हुई बीजेपी में शामिल। बंगाल में भाजपा भी सजने लगी है फिल्मी सितारों से। अभिनेत्री पायल सरकार हुई बीजेपी में शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले पायल सरकार ने थामा है भाजपा का दामन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दामन थामा है बीजेपी का। कल ही ममता की मौजूदगी में
टीएमसी में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा मामला जहां पर लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उसके बाद लगातार जो फिल्मी सितारे हैं, जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनका आने का जाने का सिलसिला जारी है। खास करके अगर टीएमसी की बात करें तो वहां से 40 से ज्यादा जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो पिछले दिनों में बीजेपी में शामिल हुए हैं और लगातार बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में बंगाल में भाजपा भी अब फिल्मी सितारों से सजने लगी है। अभिनेत्री पायल सरकार बीजेपी में शामिल हुई। विधानसभा चुनाव से पहले पायल सरकार ने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दामन थामा है। कल ही ममता की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी। आगे बढ़ते हैं। जेईई मेंस 2021 की परीक्षा में 56 फर्जी परीक्षार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के जरिए खुलासा हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने की है 56 अभ्यर्थियों की पहचान। 23 फरवरी से शुरू हुई थी जेईई मेंस 2021 परीक्षा। दूसरों के नाम से परीक्षा देते हैं फर्जी परीक्षार्थी। एआई एल्गोरिदम के जरिए परीक्षार्थियों की मॉनिटरिंग। तो देखिए पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं जब कई सारे एग्जाम्स में फर्जी परीक्षार्थी दूसरे की जगह पर बैठते हैं, एग्जाम्स देते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में लगातार मॉनिटरिंग करके तमाम चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है और यहां पर भी यही हुआ है। कई छात्रों की पहचान की गई है जो कि फर्जी तरीके से एग्जाम दे रहे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में भारी गतिरोध। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए भेजे थे 22 नाम, इनमें 18 वकील और 4 न्यायिक अधिकारी शामिल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नहीं लगाई प्रस्ताव पर मुहर। चयन में जल्दबाजी करने पर कॉलेजियम को ऐतराज। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी कर रहे हैं आलोचना। तो ये पूरा मामला समझिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में भारी गतिरोध है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए भेजे थे 22 नाम, इनमें 18 वकील और 4 न्यायिक अधिकारी शामिल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नहीं लगाई प्रस्ताव पर मुहर। चयन में जल्दबाजी करने पर कॉलेजियम को ऐतराज है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी कर रहे हैं आलोचना। सीधे लिए चलते हैं यूपी विधानसभा। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनाते हैं आपको। बहुत ही इन लोगों के जो इतिहास रहे उसको देखते हुए आपने किस बात को जानता कि कैसे कैसे कृत्य हुए हैं, लेकिन हाउस के अंदर तो कम से कम इन चीजों को बचा करके रखिए। हाउस को इससे बचे रहना चाहिए। लेकिन संवेद सदन में भी उस प्रकार का एक आचरण और व्यवहार हम सबको देखने को मिला। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था या विधायिका इससे मजबूत नहीं होती है। और अगर इस प्रकार की गलत परंपराओं को हम सदन का या विधायिका का हिस्सा बनाते हैं तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है, न सत्ता पक्ष का, न विपक्ष का, न जनता का और न ही किसी राजनीतिक दल का। लेकिन अच्छी बात है, स्वभाव की बात है। बहुत सारे लोग अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। वह हमेशा कुछ न कुछ अब उसे सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें, सही तथ्यों को बताने का प्रयास करें, वो समझेंगे नहीं। मैं परसों भी यहां पर सदन में आया था, प्रश्नकाल में आया था और प्रश्नकाल के दौरान यहां पर मैं देखा कि माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ प्रश्न किए जा रहे थे। तो ठीक बात है, जिज्ञासा है, माननीय सदस्य जब आएंगे अपनी बात रखेंगे। जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास जनता आती है, जनता जिस रूप में अपनी बात को रखती है वह उसका परीक्षण किए बगैर। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज ब्लास्ट में बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। वाशिम जिले में हॉस्टल में 232 छात्र स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। स्कूल परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित। इससे पहले लातूर में भी 44 छात्र और स्टाफ पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में लगातार काफी बढ़ोतरी हुई है।
न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।